उम्मीद है कि आने वाले समय में और ऐसे ज्यादा मौके आएंगे, आप अच्छे काम करते रहेंगे और हम आपको मौका देते रहेंगे। अंत में मैं विस्तार से बात करूंगा। अभी मैं आपकी जो प्रयोग है, आपका जो इनिशिएटिव है, एक्सपेरिमेंटेशन है, नवाचार है, या सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का प्रयास है, उसको सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। सभी को पुनः स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अब प्रशांत से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो प्रतिभागी हैं आज जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं क्रमशः उनको एक एक करके। जी राजन जी, आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है। मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ। आदरणीय संचालक सर, आदरणीय एमडी सर, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय तोमर सर और हमारे प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन कटनी से स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि पिछला जो हमारा प्रदर्शन था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था और उसको लेकर हम लोग बहुत सावधान थे और शायद एक प्रायश्चित भी था कि पिछली बार हमने शायद उतनी मेहनत नहीं की जिसके कारण हमारा स्थान उतना अच्छा नहीं था। इसलिए इस बार कटनी जिले ने बेहतर करने की कोशिश की है। और उसमें जब एएमडी सर हमारे कटनी जिले में आए थे तो उन्होंने बहुरीबन ब्लॉक के कुछ स्कूल्स को देखा था और उनने जो फीडबैक दिया था उसको लेकर प्लस जो फीडबैक हमारा मॉनिटरिंग अमला है उसको लेकर हमने अपनी कार्य योजना तैयार की थी। तो ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है, सबसे पहले जो हमारा पिछला 3-4 महीने का जो कोरोना टाइम था जब काफी स्कूल्स बंद थे, उस समय हमने क्या किया था कि 50 टीचर्स और 50 डीएलएड के स्टूडेंट्स के साथ हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा की थी। उनको हमने पावर पॉइंट बनाने से लेकर जितनी ऑनलाइन मीटिंग्स हैंडल करना है उसका एक ट्रेनिंग हमने दी थी। तो वो हमारे जितने सारे बच्चे थे और जो हमारा डीआरजी समूह था, हमने ये महसूस किया कि हमारा जो डीआरजी समूह है वो काम तो बहुत कर सकता है पर टेक्नोलॉजी से वो फ्रेंडली नहीं है। तो हमने अपने एक एक डीएलएड के बच्चे को डीआरजी समूह के एक एक सदस्य के साथ जोड़ा और हमारे बच्चों ने उनके साथ मिलकर एक दूसरे को सिखाया कि हम लोग ऑनलाइन मीटिंग्स कैसे कर सकते हैं, हम लोग कंटेंट शेयरिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने अपने डीएलएड के बच्चों को डीआरजी जो हमारा समूह है उसको सशक्त करने के लिए उपयोग किया और साथ में डीआरजी समूह ने हमारे बच्चों को ये बताया कि वो अभ्यास प्रश्नों पर कैसे चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो डीआरजी ग्रुप और डीएलएड का जो हमारा ग्रुप था उसने एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे को स्ट्रेंथन किया। दूसरा हमने एक काम किया कि जब हमने कार्य योजना बनाई तो हमने 52 जो हमारे 51 जो हमारे जन शिक्षा केंद्र हैं उन जन शिक्षा केंद्रों को एक एक डीआरजी समूह के सदस्य जो हमारे जिले में डाइट के ट्रेनर्स भी हैं उनको एक एक जन शिक्षा केंद्र का दायित्व सौंपा। साथ में हमने हर जन शिक्षा केंद्र में एक क्लस्टर नेस्ट कोऑर्डिनेटर थे, एक हमारे जन शिक्षा केंद्र प्रभारी थे, प्लस हमारे तीसरी और पांचवी के जो 3 विषय हैं हिंदी, पर्यावरण और गणित, इसी तरह जो हमारे कक्षा 8 के 4 विषय थे हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो 7 लोग हमने हर जन शिक्षा केंद्र में तैयार किए। तो इस तरह से हमारे पास हर जन शिक्षा केंद्र में 10 लोगों की टीम तैयार हुई जिनका ओरिएंटेशन हमने लगातार जिले स्तर से किया और यही 10 लोग जाके प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र में शिक्षकों से बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक प्रॉपर टीम हो गई। अब हमारे सामने जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनका हमने ओरिएंटेशन तो किया ही, हमने ऑफलाइन ओरिएंटेशन किया। हमारे जो 5 ब्लॉक थे उसमें हमने ऑफलाइन ओरिएंटेशन किया और एक ब्लॉक जो कटनी था उसमें ऑनलाइन ओरिएंटेशन हमने किया। इसके बाद हमारे पास सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, एक नजरिया कैसे हम डेवलप करें। तो नजरिया एक्चुअली ये था कि जब भी आप देखिए कि कोई भी प्रश्न होता है और उसके 4 विकल्प होते हैं तो हमारे टीचर सामान्य रूप से क्या करते थे कि एक प्रश्न का सही उत्तर लिखा दिया, बच्चों ने रट लिया, रटने के बाद उत्तर दे दिया तो उनको लगता था कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे का पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट था। हमको ये भी पता था कि जो प्रश्न हमको आ रहे हैं वो केवल एक गाइडलाइन है, बट हमको एक समझ पैदा करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि जिले स्तर से एक नजरिया करके एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने एक प्रश्न के सभी विकल्पों पर चर्चा की। एक बहुत सिंपल सा मैं नॉलेज लेवल का एक प्रश्न लेता हूँ, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, भोपाल है, इम्फाल है या हैदराबाद है? तो बच्चे पहले क्या करते थे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, बट हमने पूछा कि भाई लखनऊ किसकी राजधानी है, इम्फाल किसकी राजधानी है। तो इससे क्या हुआ कि जो एक प्रश्न है उसके अंदर जो छुपे हुए प्रश्न है, प्लस ये भी हमने किया कि एक मैप हम लेके आ गए कि कटनी से भोपाल किस डायरेक्शन में है।
तो इस तरह से हमने एक समझ पैदा करने की कोशिश की कि राज्य शिक्षा केंद्र से जो एक प्रश्न आया है वो एक प्रश्न नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर आपको समझ पैदा करनी है। तो इस तरह से हमारे बच्चों को शिक्षकों के माध्यम से एक प्रश्न के अंदर छुपे हुए बहुत सारे प्रश्न और उनके समाधानों की जानकारी मिली। इसके बाद हमारा एक चैलेंज था कि शिक्षक पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे कुछ शिक्षक, तो हम क्या करते, तो उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं हो रहा था कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, टेक्स्ट बुक से उसको कैसे जोड़ें, प्लस लर्निंग आउटकम, इन तीनों को आपस में कैसे समझें। इसको लेके मैंने खुद भी वीडियो तैयार किए जिला नेस्ट प्रभारी के रूप में, साथ में हमारे डीआरजी ग्रुप ने तैयार किए और हमने बताया कि भाई मैपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। जब तक आप अवधारणा को विस्तार से नहीं समझोगे तब तक आप और प्रश्न नहीं बना सकते हो। और जब ये बात शिक्षकों को समझ में आ गई तो वो पुस्तक की तरफ बढ़ गए और हमने सीधे तय किया था 1 पर 2। राज्य शिक्षा केंद्र से आपको 15 प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं तो 30 आपको और बनाना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो कुछ कठिन अवधारणाएं थी तो शुरुआती दौर में ही हमको ये लगा था कि ये कठिन अवधारणाएं हैं जो जनरली बच्चे या टीचर्स इसको समझने में शायद उतने समर्थ नहीं होते हैं, तो उसको लेके हमने शुरुआती स्तर पर भी वीडियो निर्माण किया। साथ में हमारा जो नेक्स्ट कटनी का ग्रुप है, प्लस जो डिपार्टमेंट जो हमारे डिपार्टमेंट के स्कूल एजुकेशन के ग्रुप्स हैं, प्लस हमारे बीआरसीज के ग्रुप्स हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं कि शाम को एक तो कठिन अवधारणाओं पर प्रश्न डालते हैं जिस पर हम आपस में चर्चा करते हैं। तो इस चर्चा को धीरे धीरे हमारे जो बीआरसीज के माध्यम से ये जनशिक्षा केंद्र स्तर तक ये वाली जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये चला गया। हमने ये देखा कि सामान्य रूप से हमारा जो प्रॉब्लम होता है बहुत सारे प्रपत्र होना। हमने ये कोशिश की कि कटनी जिले में हम केवल 2 प्रपत्र हमने तय किए। एक प्रपत्र हमने तय किया जिसमें हम प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और उनमें जो 50% से कम बच्चों ने जिन प्रश्नों को सॉल्व किया है वो हार्ड स्पॉट क्वेश्चंस एंड लर्निंग आउटकम्स में आएंगे, तो उन पर फिर हम आगे हार्ड स्पॉट प्रपत्र में उनको क्या करेंगे, संधारित करेंगे। तो इस तरह से हमने केवल 2 प्रपत्र स्कूल स्तर पर संधारित किए और जिले स्तर पर हमने एक मॉनिटरिंग प्रपत्र डेवलप किया। और जैसे हमने एक पहला मॉनिटरिंग प्रपत्र डेवलप किया था शुरू में, तो हमने कुछ उस तरह के प्रश्न पूछे थे जो शुरुआती में प्रक्रिया जो चल रही थी उस स्तर के थे, लेकिन बाद में हमने उसमें बदलाव किया। जो अभी हमने मॉनिटरिंग की है उसमें हमने ये देखने की कोशिश की है कि मॉक टेस्ट 1 में हमारा हार्ड स्पॉट का नंबर क्या था और मॉक टेस्ट 2 में हमारा नंबर क्या है। और साथ में हमने कुछ प्रक्रियागत उसमें प्रश्न भी डाले हैं जिसमें हमारा जो मॉनिटर है वो 1-2 प्रश्न बच्चों को देके टेस्ट करते हैं कि हमारे कितने बच्चे उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। जन शिक्षक से हमने कमजोर शालाओं का चिन्हांकन कराया, प्लस हमने जो निरीक्षण जिला स्तरीय अधिकारियों ने कलेक्टर महोदय के आदेश से प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र की 6-6 शालाओं का हमने रैंडम निरीक्षण कराया। तो उससे जो हमारे फीडबैक निकल के आए उससे हमको पता चला कि हमारी कमजोर शालाएं कौन सी हैं और उन कमजोर शालाओं को हमने डीआरजीज को मॉनिटरिंग वहां की दी है, प्लस वो मॉनिटरिंग करके वहां पर ऑन द स्पॉट सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे इस पूरे प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नेस विथ हैप्पीनेस। हमको किसी शिक्षक को परेशान नहीं करना है। हमको ये एक मनोवैज्ञानिक जो इनपुट मिला वो ये मिला कि वही शिक्षक बेहतर नहीं कर पाते हैं जो सामान्य रूप से काम को समझते नहीं है। तो उनको हमने ऑन द स्पॉट सपोर्ट करने की कोशिश की और उनको समझाने की कोशिश की। और हमने ये देखा कि जब हमने प्यार से उनसे बात की, एक समझ के स्तर पर बात की, तो वो टीचर भी उभर के सामने आए। जिला पंचायत सीओ हमारे जो थे जगदीश चंद्र गोमे सर, उनने ये निर्देश दिए कि वीडियो कॉल से भी हम जन शिक्षकों के माध्यम से स्कूल की मॉनिटरिंग करें। तो हर दिन जिले स्तर से हम कम से कम 5 जन शिक्षकों से वो किस स्कूल में है, किस क्लास को मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। प्लस विकास केंद्र स्तर पर जो बीआरसीज है उनको भी ये दायित्व सौंपे गए हैं। इसमें जो हमने जिले स्तर के अधिकारियों का निरीक्षण कराया था, 304 शालाओं का निरीक्षण हुआ था, जिसमें से 233 शालाओं का निरीक्षण हुआ था। 233 में से 230 शालाएं इसमें मिली जिसमें राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास कराया जा रहा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 3 शालाएं क्या अभ्यास नहीं कराया जा रहा था? नहीं, ये निर्धारित समय से पहले हमको बंद मिली थी। बाद में हमने इन शालाओं को भी चेक किया था जिनने समय से पहले शाला बंद की थी। 4:30 बजे इनने शालाएं बंद कर दी थी, जबकि हमारे 5:30 तक के निर्देश हैं। शिक्षक कई जगह ये पाया गया जैसे 186 ऐसी शालाएं मिली जहां शिक्षक पहले कॉन्सेप्ट को समझाते हैं और बाद में अभ्यास कार्य को कराते हैं जो तरीका है। लेकिन हमको 44 ऐसी शालाएं मिली जहां पर शिक्षक सीधे प्रश्न को समझा रहे थे। तो इन 44 शालाओं को भी हमने एक संदेश दिया, प्लस हमने कुछ व्हाट्सएप पर लेख भी लिखे हैं जिले के माध्यम से
कि अवधारणा को समझाने के बाद यदि अभ्यास कार्य कराएंगे तो बेहतर समझ कैसे पैदा होती है। हमने शिक्षकों को प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा था, तो 160 शालाओं में प्रश्न निर्माण पाया गया। हमारी जो 73 शालाएं हैं 233 में से, उनमें प्रश्न निर्माण शिक्षक नहीं कर रहे थे। तो उनको भी हमने कहा है कि भाई राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में अलग तरह के प्रश्न आएंगे, ये केवल गाइडलाइन है। तो उनको भी हमने समझाइश के स्तर पर ये बताने की कोशिश की थी। 42 शालाओं का प्रदर्शन कमजोर था। जैसे ही ये लिस्ट हमारे हाथ में आई, तुरंत हमने जन शिक्षा केंद्र प्रभारी जो प्राचार्य हैं, नेक्स्ट डे डीआरजी और जन शिक्षा केंद्र प्रभारी प्राचार्य ने इन शालाओं का निरीक्षण किया है और इनकी रिपोर्ट हमने ऑन द स्पॉट इनको सपोर्ट किया है और इसके बाद हम इनकी स्थिति को देखेंगे। कलेक्टर महोदय ने डाइट कटनी में पूरी स्कूल शिक्षा विभाग की एक बैठक ली थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मॉनिटरिंग के दौरान बच्चों का 1 या 2 अभ्यास प्रश्नों पर टेस्ट लिया जाए और पिछले मॉनिटर ने जो टेस्ट लिया है उस टेस्ट का पहले आप मॉनिटरिंग रिपोर्ट को देखो, देन आप अगली मॉनिटरिंग करो और आप देखो कि पिछले का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दूसरा कलेक्टर महोदय से हमने 20 अच्छा कार्य करने वाले शिक्षकों को भी मिलवाया था। जब शिक्षकों ने कलेक्टर महोदय से सीधे बात की तो उनके अंदर एक प्रेरणा का भाव पैदा हुआ और हमने पूरे जिले में एक स्पष्ट संदेश दिया है कि जो शिक्षक हमारे अच्छा कार्य करेंगे वो हमारे उनको हम अप्रिशिएट करेंगे और इसके लिए तो मैं संचालक महोदय के प्रति व्यक्तिगत रूप से कृतज्ञ हूँ। वही काम वो भी हमारे साथ लगातार कर रहे हैं। हमको एक ये भी चिंता थी कि दशहरे का लंबा अवकाश हो रहा है, दिवाली का लंबा अवकाश हो रहा है, तो इसमें हम क्या करें। तो हमने क्या किया कि इसमें अपने स्तर पर हमने प्रश्नों का निर्माण किया, हर विषय के प्रश्न पत्र निर्माण किए जिस तरह से राज्य शिक्षा केंद्र से हमको प्राप्त हो रहे हैं। दिवाली में भी हम क्या कर रहे हैं कि तीसरी के बच्चों को तीनों विषय का, इसी तरह 5वीं के बच्चों को और 8वीं के बच्चों को हम एक सेट डाइट स्तर पर तैयार करा रहे हैं, जिसको हम दिवाली में देंगे और बच्चे दिवाली की छुट्टियों में इनको करके आएंगे ताकि वे नैस में जितना उनकी लर्निंग है वो डाइल्यूट ना हो और हमारे बच्चे जो मुख्य धारा है उससे जुड़े रह सकें। हमने शिक्षकों को, अब जो हमारा 20 दिन लगभग बचा है, तो हमने शिक्षकों से ये कहा है कि भाई अब हमने हॉट स्पॉट चिन्हित कर लिए, हमने ये भी तय कर लिया कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो उनको कर सकते हैं। तो अब हम उन प्रश्नों पर फोकस करने के लिए शिक्षकों को कह रहे हैं जो हमारा 60 से 70% जो हिस्सा है जिनको अच्छे से हमारे बच्चे कर पा रहे हैं उस पर हमने फोकस करने के लिए कहा है और जो हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनका IQ अच्छा है उनके लिए हम हॉट स्पॉट प्लस करके उनका शिक्षण हम कर रहे हैं। हमने ये भी अब तय किया है कि जिले में हम जितने भी ओरिएंटेशन है, मीटिंग्स हैं, वो न्यूनतम करेंगे जब तक कि वो बहुत जरूरी ना हो। यदि करेंगे भी तो संडे को करेंगे। जैसे अभी क्या हुआ कि तीसरी का एक फीडबैक आया कि बेसिक ऑपरेशंस को लेके प्रॉब्लम है, तो हमारे जिले के DRG ग्रुप ने जोड़, घटाना, गुणा, भाग, संख्या की समझ और स्थानीय मान, इन 6 चीजों पर वो छोटी चीजें निकाली हैं जहां पर बच्चे गलती करते हैं और उस पर एक प्रेजेंटेशन अभी हमने संडे को जिले के सारे जितने हमारे रिसोर्स पर्सन थे उनके साथ किया था और वही उनने उन टीचर्स के साथ किया है जो कक्षा 3 को डील कर रहे हैं। हमारे जो रिजल्ट आए हैं कुछ जन शिक्षा केंद्रों के रिजल्ट में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मॉक टेस्ट 1 और 2 का जो तुलनात्मक अध्ययन हमने किया है, एक हमने रेंडमली कुछ जन शिक्षा केंद्र लिए हैं पूरे जिले में, लगभग 8-10 जन शिक्षा केंद्र। तो कक्षा 3 की गणित में देखिए, हमारे मॉक टेस्ट 1 में हार्ड स्पॉट 149 थे, मॉक टेस्ट 2 में 113 हो गए, दूसरे जन शिक्षा केंद्र में 163 से 137 हो गए, एक जन शिक्षा केंद्र भुरसा है उसमें 162 थे, अब 134 हो गए। कक्षा 5 की गणित में 138 पहले हार्ड स्पॉट थे मॉक टेस्ट 1 में, अब वो 102 हो गए। ये ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि पहले मॉक टेस्ट में हार्ड स्पॉट ज्यादा थे और अब हार्ड स्पॉट हमारे कैसे हुए हैं, कम हुए हैं मॉक टेस्ट 2 में। इसका मतलब है कि हमारे बच्चे सीखने की दिशा की ओर जा रहे हैं, जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा संकेत है और इसके लिए हम पूरे जिले के शिक्षकों के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। जो हमारा 5वीं का गणित और देखिए, 137 एक जगह लर्निंग आउटकम थे, हॉट स्पॉट थे, अब वो 74 हो गए हैं। 8वीं की गणित में देखिए थोड़ा सा जो लर्निंग जो हार्ड स्पॉट्स है उनमें कमी थोड़ी सी कम हुई है। 8वीं में 56 में से 38 हुए हैं, 8वीं विज्ञान में 82 में से 67 हुए हैं और इसी तरह हर्रैया में हमने सामाजिक विज्ञान कराया था जिसमें 46 पहले हॉट स्पॉट थे जो अब 21 हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि 137 ये नंबर कैसे लिखा हुआ है। ये एक्चुअली क्या था कि जैसे 15 में से एक स्कूल में 8 थे हार्ड स्पॉट, तो हमने 26 स्कूल का डाटा लिया है, तो पहले 8 गुणे 26 टोटल 137 थे,
और अब उतने स्कूलों में कितने बचे हुए हैं, 74 बचे हुए हैं। तो इस तरह से ये पूरे जनशिक्षा केंद्र का डाटा है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ जो हॉट स्पॉट्स हैं उसकी संख्या हमने ली है। इसको हमने एक बार डायग्राम से भी दिखाने की कोशिश की है। तो इसमें भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो मॉक टेस्ट 2 के बाद हमारे बच्चों के जो हॉट स्पॉट्स की संख्या में है वो काफी कमी आई है। कक्षा 8 की भी स्थिति अच्छी है, हमारी हॉट स्पॉट में कमी हुई है। ये जो मैंने अभी आपको बात कही है वही इसमें लिखी हुई है। लेकिन हमने ये देखा है कि कक्षा 3 में जो कमी हुई है हार्ड स्पॉट में, ये थोड़ी सी कम है। जो हमारे पूरे प्रदेश के शिक्षकों का भी फीडबैक है कि कक्षा 3 का बच्चा कक्षा पहली के बाद पहली बार आया है, तो उनको हमको सिखाने की दिशा में ले जाने के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इसलिए कक्षा 3 के बच्चों को सिखाने के लिए हमने अलग से ओरिएंटेशन किया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एनएएस की प्रैक्टिसेस जो हुई हैं, इससे विद्यालयों में जो बच्चों की उपस्थिति है इसमें 10 से 15% की वृद्धि हुई है। हमारी जो उपस्थिति हम कटनी की देख रहे थे कि जो हमारी उपस्थिति थी लगभग 60% थी जब तक हमारे मतलब पूर्व के जो वर्षों की उपस्थिति है। लेकिन जब हम नेस की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जबकि मध्याह्न भोजन बच्चों को नहीं मिल रहा है, हम स्कूल में बच्चों को 5:30 तक रोक रहे हैं, इसके बाद भी हमारे 10 से 15% बच्चे ज्यादा स्कूल आ रहे हैं, जो एक संकेत है कि यदि हम बच्चों को ईमानदारी से सिखाते हैं तो हमारे पालक बच्चों को स्कूल भेजते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल है। और ये सिग्नल तब भी हमारे जिले में आया था जब हमने 2017 में 6000 बच्चों की नवोदय कोचिंग चलाई थी। इसमें डॉक्टर कृष्ण कुमार का एक एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं उनका एक मैंने लाइन को कोड किया है कि अंत में हमें ये सोचना होगा कि क्या कारण है कि बच्चे भाग भाग कर सिनेमा जाते हैं पर मार मार कर भी स्कूल नहीं आते हैं। तो सिनेमा में एक हीरो होता है जो सबकी परवाह करता है। तो क्या हम बच्चों की परवाह करने वाले कक्षाओं के हीरो यानी वैसे शिक्षक बन सकते हैं? शायद हाँ, क्योंकि एनएएस बच्चों के सीखने की परवाह है, जिसके कारण हमारे बच्चे स्कूलों की ओर दौड़ रहे हैं। तो ये सारे काम हमने करने की कोशिश की है आदरणीय संचालक महोदय के मार्गदर्शन में। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ राज्य शिक्षा केंद्र के प्रति कि आज उन्होंने एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को मौका दिया है जिसमें हम पूरे प्रदेश के शिक्षकों से अपनी बात को कह पाए हैं। और सारे शिक्षकों के प्रति ये दिल बहुत कृतज्ञता से भरा हुआ है, क्योंकि सर मैंने देखा है कि लंच में भी हमारे कई ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लंच जैसे ही होता है तो वो स्कूल छोड़ के बगल वाले स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो केवल एक प्रेरणा है। जो पहला ओरिएंटेशन राज्य शिक्षा केंद्र से हुआ था जिसमें आपने कहा था कि हमको उत्साहित लोगों की आवश्यकता है, तो हमने उस उत्साह को सारे जिले के शिक्षकों में जगाने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद असाटी जी। निश्चित रूप से ये हमारे शिक्षकों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। और अब दूसरा जो हमारे प्रेरणा के स्रोत के रूप में अभी प्रस्तुतिकरण करेंगे श्री प्रदीप पंजाबी जी। ये मंदसौर से हैं और मंदसौर में जो नेस की तैयारी है उसको लेकर के और शिक्षकों का क्या उत्साह है उसका प्रस्तुतिकरण श्री पंजाबी जी, प्रदीप पंजाबी। धन्यवाद तोमर सर। भगवान पुष्पनाथ की नगरी से डायरेक्टर सर, एएमडी सर, राज्य शिक्षा केंद्र की पूरी टीम और सभी जिलों में बैठे हुए हमारे साथी और प्रदेश के सारे शिक्षक सभी का स्वागत करता हूं। जैसे जैसे हम लोगों के सामने चुनौती आती चली गई वैसे वैसे हम लोग काम करते चले गए। पहली चुनौती जो मैंने महसूस की वो ये थी कि हम कैसे पेरेंट्स तक अवेयरनेस पहुंचाएं। जब काम शुरू हुआ नेस का तब पहला यही सबसे बड़ा हमारे पास टास्क था कि अवेयरनेस कैसे हो। उसके लिए एक पेज का हमने डॉक्यूमेंट बनाया जिसको कहा टॉप 10 पॉइंट्स। इसको क्लासरूम में और स्कूल के बाहर डिस्प्ले किया है और जो भी मॉनिटरिंग करता जा रहा है उससे ये कहा जा रहा है कि बच्चे से इन विषयों पर, इन बिंदुओं पर बात करें। कहीं न कहीं जो हमारा लैंग्वेज का एक लर्निंग आउटकम है कि एडवर्टीजमेंट को, होर्डिंग्स को पढ़ के बच्चा समझ पाता है या नहीं समझ पाता, कहीं न कहीं ये उससे भी कनेक्ट होता है। तो प्रत्येक शाला में, हर क्लासरूम में और स्कूल के बाहर ये पैम्फलेट डिस्प्ले है। जागरूकता का काम यही नहीं रुका। कुछ दिन पहले की बात करते हैं, जब कटाई का सीजन चल रहा था तब हमारी अटेंडेंस कम थी, तो उस समय फिर से हमने अवेयरनेस का कैंपेन चालू किया है जिसको शांति चौपाल कहा है। और अभी अभी नवरात्रि का समय गया है, उसमें वहाँ गरबा पंडालों में अनुमति लेकर के और हमारे शिक्षकों ने
पालकों को मोटिवेट किया है, इसका इम्पोर्टेंस बताया है। एक छोटी सी झलक जरा देखेंगे। दिखाई दे रही है, तो इसीलिए ये थोड़ी चौपाल रखी थी यहाँ पे कि अभी नेस की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें बच्चों की उपस्थिति अगर अच्छी होगी तो हम इसका रिजल्ट भी बेहतर दे पाएंगे। और जहाँ तक बात है निर्धारित की, तो छोटे छोटे कदम से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर सभी गांव वाले। जी, तो इस प्रकार से सांझे चौपाल हुई है गाँव में, और जहाँ बड़े गाँव में जहाँ गरबा पंडल गरबा होते हैं वहाँ पर इस तरह से हमारे साथियों ने पेरेंट्स को मोटिवेट करने की कोशिश की है। जब एग्जाम की बात आती है तो पेरेंट्स को भी लगता है चलिए ठीक है, अब काम बाद में हो जाएगा, एग्जाम में तो जरूर बच्चे को भेजना चाहिए। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अवेयरनेस के फील्ड में हम लोगों ने जो काम किया है उसका निश्चित रूप से इम्पैक्ट पड़ा है। इसके बाद जो हमारे पास में दूसरा टास्क था वो ये था कि हम लोग अक्सर किताबों में उलझ जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य से भटक जाते हैं, हम लर्निंग आउटकम को भूल जाते हैं। तो जब हमने काम शुरू किया था तब ये बहुत बड़ा टास्क था कि कैसे टीचर्स को लर्निंग आउटकम की ओर लेकर के आए। तो हमने एक 4 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया था, जिस डॉक्यूमेंट में एक जो 2017 का एग्जाम हुआ था वो किन कॉम्पिटेंसीज को लेकर के हुआ था, किन लर्निंग आउटकम पर वो हुआ था, वो एक तो लिस्ट दी है। उन लर्निंग आउटकम्स में हमने कैसा किया है वो दिया है, और एक अपनी ओर से एक टारगेट उनको दिया था कि अगर उस टारगेट को हम लेकर के चलते हैं तो सब्जेक्ट वाइज हम लोग कितना पीछे हैं, कॉम्पिटेंसी वाइज और सब्जेक्ट वाइज हम लोग उस टारगेट से कितना पीछे हैं। ये हम लोगों ने सभी जितने हमारे इंटरेक्शंस हुए उन सभी इंटरेक्शंस में ये कहा है कि पहले तो उन लर्निंग आउटकम्स को आइडेंटिफाई करिए जो आपको लगता है कि ये हमारे बच्चे के लिए सरल है। पहले अगर उन पर बात करते हैं बच्चा थोड़ा सा मोटिवेट होगा और वो रिस्पॉन्ड करेगा। जब प्रश्न का उत्तर दे पाता है बच्चे को तो वो जो शाबाशी मिलती है वही अपने आप में फिर धीरे धीरे हम कठिन लर्निंग आउटकम की तरफ जाएं और ऐसे लर्निंग आउटकम को चिन्हित करें जो कि तुलनात्मक रूप से सरल है लेकिन फिर भी उनमें हमारा अचीवमेंट कम है। जैसे ईवीएस में अगर हम लोग देखेंगे तो स्थानीय भीतर और बाहर खेले जाने वाले खेलों के नियम, सामूहिक कार्यों का अवलोकन करते हैं, कंपैरेटिवली एक इजी लर्निंग आउटकम है। इसी प्रकार से एक लर्निंग आउटकम है पशु जो परिवेश के पशु पक्षी हैं उनकी जीव जंतुओं की आवाजें, उनकी आदतें वगैरह उनके बारे में है। तो ये कंपैरेटिवली जो सिंपल लर्निंग आउटकम्स हैं उसके बावजूद भी हमारा जिनमें अचीवमेंट कम रहा है तो उनको पहले इम्फेसिस करना, उनको ज़्यादा पहले फोकस करना। फिर हमारे पास एक जो मेन टास्क दिया हुआ था वो मेन टास्क ये था कि आप कैसे अकादमिक सपोर्ट देंगे, सहयोग देंगे टीचर्स को। इतने बड़े ग्रुप तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा माध्यम हमें वही लगा, व्हाट्सएप ग्रुप, ताकि हम हर टीचर तक पहुंच पाए और उसकी इंडिविजुअल नीड को एड्रेस कर पाए। तो क्लास 8th में हम लोगों ने विषयवार समूह बनाए हैं, तो 4 कुल समूह बनाए हैं विषयवार हम लोगों ने, लेकिन प्राथमिक स्तर पर विषयवार समूह बनाना संभव नहीं था। टीचर्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो वहाँ शुरू में हमने ये तय किया कि प्रत्येक जेएसके से हम 5 टीचर्स को लेंगे, प्रेफरेबली जो मास्टर ट्रेनर वगैरह रहते हैं। फिर वो संकुल के जो ऑलरेडी ग्रुप बने, जन शिक्षा केंद्र के ऑलरेडी जो ग्रुप बने हुए डीजिलेप वाले, उसमें वो मटेरियल शेयर करेंगे।